जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आपके बीएससीसी का अगला पार्ट देख रहे हैं, अगला लेक्चर देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है? आपको बताना है कि कौन सा नदी है जो मगध से होकर बहती है। मगध आपको पता ही होगा कि बिहार का एक राजधानी तो पाटलिपुत्रा था, लेकिन मगध एक जगह है, उसका आप राज कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गंगा और सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके किससे? मगध से होकर गुजरने वाली नदी है, गंगा और सोन नदी। आप देख सकते हैं मगध के बारे में बताया गया है कि ये जो 200 वर्षों तक सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बना रहा। बहुत ही बेहतरीन जगह था मगध, भारत का केंद्र बिंदु बन गया था। आप कह लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक सब लेकर के पाटलिपुत्रा मगध के ही राजा थे। प्यारे साथियों, और भी कुछ जानकारियां है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मगध के बात चली है तो मगध का राजधानी जो था वो राजगृह था। मगध बिहार में एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था, बहुत पुराना साम्राज्य था। मगध का पहला शासक जो थे हर्यक वंश थे। वो वंश कौन सा था? तो हर्यक वंश के थे। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। कितने? तो 52 वर्षों तक। बिंबिसार बहुत बड़ा होता है, एक 5 दशक आपके इन्होंने बिंबिसार ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। और आजकल के आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वो लोग मात्र 5 वर्ष ही कर पाते हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं जो सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड यानी 15-20 वर्ष तक जाते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। तो लेकिन बिंबिसार जो थे वो 52 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किए। मगध का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जो बताता है कि मगध अर्थ ब्राह्मणवादी निवास था। हमारे वेद आपको पता है 4 वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपके कोई हो गए एक और भूल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे अर्थवेद में, अथर्ववेद में मगध के बारे में उल्लेख किया गया है। बाद में मगध जैन धर्म का केंद्र बन गया और राजगृह में पहली बौद्ध परिषद आयोजित किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपसे नर्मदा और तापी नदी के बारे में पूछा जाए, ऑप्शन नंबर 4 था नर्मदा और तापी, तो ये जो है क्या है? तो सतपुरा व्रतमाला से निकलती है, ठीक है। और दोनों पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ताप्ती को नर्मदा नदी का हस्त निर्मित या जुड़वा नदी के रूप में जाना जाता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बारे में जानिए। तो कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वरम से महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी। यह नदी का यहाँ पे क्या है? तो ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये आपका सबसे लास्ट में कृष्णा नदी है, जो महाराष्ट्र से होते हुए आपके कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। कृष्णा नदी के बारे में और भी जानकारियाँ है, देख लीजिए। और तुंगभद्रा नदी के बारे में भी जानकारी दिया गया है। ये तुंगभद्रा नदी जो है
वो तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है। तुंगभद्रा अंत में आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में संगमेश्वरम गांव के पास कृष्णा नदी में मिलती है। तो ये थी आपके पास पूरी जानकारी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लीजिए कि कौन सी नदी है जो मगध से होकर गुजरती है। तो गंगा और सोन नदी जो है वो मगध से होकर के गुजरती है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है उसकी राजधानी। सूची 2 को देखना है और महाजनपद जो कि सूची 1 में है उसका मिलान करना है। तो मगध जो है महाजनपद, उसकी राजधानी जो है वो राजगिरी में है। तो 1 का 2 से मिलान हो जाएगा। वत्स जो है उसका राजधानी कौशाम्बी है। वत्स का राजधानी कौशाम्बी है और सुरसेन का राजधानी मथुरा है और कंबोज का राजधानी राजपुरा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएंगे। आप देख लीजिए सभी की जानकारी। मगध जो बिहार में स्थित है, राजगिरी इसकी राजधानी हुई। बौद्ध परिषद पहली बार इसमें आयोजित किया गया था राजगिरी में ही। वत्स के बारे में जान लीजिए, यह कौशाम्बी इसकी राजधानी है और यह इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद कहाँ पे है? तो इलाहाबाद 2 प्रकार का उच्चारण होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यमुना नदी के तट पर स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। वत्स कौशाम्बी जो राजधानी है वो स्थित थी। सुरसेना की राजधानी मथुरा है और यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कंबोज की राजधानी राजापुरा है और यह कश्मीर के हिंदू कुश पहाड़ों के आसपास स्थित है। कंबोज जो आपके क्या है, महाजनपद जो है, राज्य कह लीजिए, उस वक्त का राज्य होता था ना, और उसकी राजधानी कंबोज की राजधानी राजपुरा है जो कि हिंदू कुश पहाड़ों के आसपास स्थित है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हर्षवर्धन कब आया, ये आपसे पूछा गया है। तो हर्षवर्धन जो है वो भारत में, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो हेंगसान आप देख रहे हैं, ये आपके हर्षवर्धन के शासनकाल के समय ही भारत में आया था और यह एक चीनी यात्री होना चाहिए। बिल्कुल, यह एक चीनी यात्री ही होगा। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में 606 से 647 ईस्वी अपने भाई राजवर्धन के मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर चढ़ाई की। तो 612 तक हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में अपना राज्य मजबूत कर लिया। 620 में हर्षवर्धन ने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिस पर पुलकेशिन II का शासन था। लेकिन चालुक्य प्रतिरोध हर्षवर्धन के लिए कठिन साबित हुआ और वह हार गया। उन्होंने चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे और दूत भेजे, जिन्होंने चीनी शासकों के विचारों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे के बारे में अपना ज्ञान विकसित किया। चीनी यात्री यांगसेन, यनत्सांग, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ने हर्षवर्धन के शासन के तहत सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का विशद वर्णन किया है। हर्ष की मृत्यु ने एक बार फिर भारत को बिना किसी केंद्रीय सर्वोपरि शक्ति के छोड़ गया। हर्षवर्धन था, उसने सारे राजाओं पर कह सकते हैं कंट्रोल किया, तो वह एक केंद्र बिंदु बन गया था, अखंड बन गया था भारत उस वक्त। लेकिन हर्षवर्धन जी के मरने के बाद फिर से सारे राजाएं आपस में बट गए छोटे छोटे टुकड़े में, जिसको बोला जाता है
सामंत में बट गए और एक नहीं रह पाए, जिससे बाहरी आक्रांता उन पर फिर से जब चाहे एक न रहिएगा। तो यही होता है, फुट डालिए या फिर उनको हरा दीजिए। जो बाहरी आक्रमणकारी थे वो लोग भारत पर आते रहे और हमला करते रहे। भारत अखंड कब बना था? तो चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य शासन काल में। तो हम लोगों ने विश्व विजेता सिकंदर को भी परास्त किया। फिर उसने दूसरी बार आक्रमण किया, अपने सेनापति को भेजा, सेल्यूकस को भेजा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने उन्हें भी परास्त किया। सेल्यूकस को ही परास्त किए थे और सिकंदर को बहुत सारा दैवहर और मान्यताएं पर उनके मन में अंधविश्वास भरकर चंद्रगुप्त सिकंदर को पहले ही भेज दिया गया था, लौटा दिया गया था। बाद में सेल्यूकस आया था। तो ये होता है अखंड होने का फ़ायदा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वैदिक कालीन प्रशासन में भागुदह कौन अधिकारी था? वैदिक कालीन प्रशासन में भागुदह कौन अधिकारी था? जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व कर जमा करने वाला। राजस्व कर जमा करने वाला, तो आप समझ सकते हैं राजस्व होता है कि आप राज्य को कर दीजिए सारे हर एक फील्ड से, विशेषकर आप भूमि से, किसानों से टैक्स जो होता है वसूला जाता है, तो राजस्व उससे बढ़ता है। प्यारे साथियों, अब वैदिक कालीन प्रशासन में भादुगह कौन था? तो राजस्व कर जमा करने वाला था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पुराने जो कुछ नाम थे उसका अर्थ क्या होता है वो आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, प्रशासन के कार्य में राजा की सहायता करने वाले अधिकारी को रत्नी कहा जाता था, रत्न बोला जाता था। नहीं बोला जाता है कि अकबर का 7 रत्न था कि 9 रत्न था, नवरत्न था। यानी कि कुल ऐसे 8, 9, 7, 10 मेन व्यक्ति थे जो मंत्रिमंडल के विशेष रूप में उनका योगदान रहता था। कोई भी आपके जानकारी जो थे वो राजा को पहुंचाने वाले थे, तो इसलिए रत्न बोला जाता है। यानी कि प्रशासन के कार्य में राजा की सहायता करने वाला मुख्य अधिकारियों को रत्न कहा जाता है। अब रत्न और राजा के कुछ अन्य अधिकारियों की सूची कुछ इस प्रकार है। जैसे कुलपति बोला जाए तो इसका मतलब हुआ परिवार का मुखिया। ग्रामनी बोला जाए तो ग्राम का मुखिया। सेनानी बोला जाए तो सेना का सेनापति। मध्यमासी बोला जाए तो विवादों का मध्यस्थ। पुरोहित बोला जाए यानी कि मुख्य पुजारी, मुख्य जो मंदिर के पुजारी होते हैं उन्हें पुरोहित कहा जाता है। अस्पास को बोलते हैं जासूस या संदेशवाहक। वज्रपति यानी चारागाहों का अधिकारी। वज्रपति चारागाहों का अधिकारी। भागुदह राजस्व संग्राहक, अतः विकल्प 2 सही है। देखिए भागुदह कौन अधिकारी होता है? तो राजस्व को जमा करने वाला को भागुदह प्राचीन इतिहास में बोले जाते थे। यहाँ पे दिया गया है भागुदह राजस्व संग्राहक, संग्रह करने वाला, राजस्व को इकट्ठा करने वाला भागुदह बोला जाता है। अब जीवगृह पूछा जाए तो यह पुलिस अधिकारी को बोलते हैं। महिषी, मुख्य रानी को महिषी बोला जाता है। महिषी, महर्षि नहीं, महिषी। मुख्य रानी को महिषी बोला जाता है। अक्षबपा जो लिखने वाला होता है, लेखपाल, उसको अक्षबपा बोलते हैं। सूत को बोला जाता है सारथी। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, कर्ण को क्या बोला जाता था? सूत पुत्र कर्ण, मतलब कि सारथी का पुत्र कर्ण। और सारथी का पुत्र जैसे होता है ना, आजकल आप लोग देखते हैं तरह तरह के जात पात में बांट दिया गया है
हिंदुओं को, तो निम्न जात के लोग, उस जात का नाम लेना खराब बात है और उसको गाली की तरह लोग लेते हैं। तो सूत को भी मान लीजिए गाली की तरह वो लोग उपयोग करते। क्षत्रिय राजा अपने आप को बड़ा, सूत को एकदम गरीब, छुआछूत करने वाले, इस तरह से देखा करते थे। तो सूत का मतलब होता है सारथी, और सारथी होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, राजा को सुरक्षा सारथी ही प्रदान करता है, सूत ही प्रदान करता है। राजा जब लड़ने जाता था तो सूत अपना घोड़ा लिए आगे रहता था, मतलब घोड़े को चलाने वाला सूत होते थे। और कहा जाए तो राजा से आगे वो रहते थे, इसलिए प्रथम बाण सूत को ही लगती थी प्रतिद्वंदी का। अथापति यानी मुख्य न्यायाधीश, आजकल के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो है ना। तो इसी प्रकार पुराने राजा महाराजाओं के काल में मुख्य न्यायाधीश को अथापति बोलते थे, और अधिकतर राजा ही होता था मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए, संग्रहित्री, संग्रहित्री यानी कि कोषाध्यक्ष, छत्री यानी कि चेम्बेरियन, तक्षण यानी बढ़ई, पलागला यानी कि संदेशवाहक। तो दो चीज़ आपने देखा, अस्पास भी होता है संदेशवाहक और पलागला भी होता है संदेशवाहक। अब है गोबिंग कार्टना, ये है वनों और खेतों के रक्षक करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें गोबिंद कार्टना बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में हल को टेराकोटा मूर्ति पाई गई थी? बताना है आपको किस हड़प्पा स्थल में हल जो होता है ना, कि टेराकोटा मूर्ति पाई गई थी। धोलावीरा में, बनावली में, कालीबंगा में, लोथल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली में हल की टेराकोटा मूर्ति पाई गई थी। और आपको मैं जानकारी बता देता हूँ कि जो बनावली जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पे स्थित है बनावली? तो हरियाणा में, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और डिटेल्स देख लीजिए कि यह कालीबंगा से 120 किलोमीटर और फतेहाबाद से 12 किलोमीटर दूर है बनावली। यह नगर सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। पुरातत्वविद RAS बिष्ट अधिकारी जो थे पुरातत्विक विभाग के, RAS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन किया गया, जांच पड़ताल किया गया, खोदा गया। और उत्खनन के बाद संस्कृतियों के निम्नलिखित अनुक्रम का पता चला। उत्खनन जब हुआ, खुदाई किया गया, तो क्या क्या चीज़ का पता चला वो देखिए। तो ये पता चला कि पहली हड़प्पा संस्कृति जो है वो 2500 से 2300 ईसा पूर्व के बीच मौजूद थी। दूसरा बात क्या पता चला? तो दूसरी विकसित हड़प्पा जो थी वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व के तक अस्तित्व में था। तीसरी हड़प्पा जो था संस्कृति जो 1700 से 1500 या 1450 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। अब देखिए, जो आपके ऑप्शन थे धोलावीरी, कालीबंगा, लोथल, उसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि बनावली के बारे में तो हमने आपको बता दिया है, सारा डिटेल्स है। अब क्या है? तो धोलावीरा के बारे में जान लीजिए। ये भी एक पुरातात्विक स्थल है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और इसका जो खोज जो किए थे पुरातत्विक विभाग के मंत्री या फिर अध्यक्ष JP जोशी ने कब किए थे? तो 1956 ईस्वी में किए थे। कालीबंगा के बारे में जान लीजिए। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा स्थल का खोज जो है वो भारतविद और भाषाविद लुइगी पियो टेसिटोरी ने किया था। ये कोई अंग्रेज होगा। लिवलो पियो टेसिटोरी ने किया था। कब किया था? तो यहाँ पे कब
किया गया है नहीं, कार्य जो है कालीबंगा पर जो व्यापक कार्य जो हुए थे 1951 से 55 में ए घोष द्वारा और बाद में 1961 में बीबी लाल और बीके थॉपर द्वारा किया गया था। उस पर बहुत सारे कार्य किए गए, देखरेख किए गए, जो आपके पुरातात्विक जो भी आपके प्राचीन मटेरियल थे उन सबों को संभाला गया। लोथल के बारे में जानकारी देख लीजिए। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है। लोथल यह सिंधु घाटी सभ्यता है और इसकी खोज जो AR राव ने किया था 1955 में किए थे। और ये भी जो है भारत के गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। 1954 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने तुर्की आक्रमण के बाद नालंदा का विस्तृत विवरण दिया था? बर्नियर, इब्न बतूता, इत्सिंग, धर्मस्वामीन। राइट आंसर है धर्मस्वामीन, जिन्होंने जो एक तिब्बत भिक्षु थे, तीर्थयात्री थे और 1234 से 1236 ईसा पूर्व के मध्य भारत की यात्रा किए थे और उन्होंने ही जो नालंदा पर आक्रमण हुआ था, तुर्की आक्रमण, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसमें बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथ रखे हुए थे। इतने सारे पुस्तक थे कि आप सुन के आश्चर्य कीजिएगा कि उसको आक्रमणकारियों ने जब चलाया तो 6 माह तक जलते रहा, 180 दिनों तक जलते रहा। सोच लीजिए वहाँ पे कितने सारे आपके धर्म ग्रंथ, किताब, चिकित्सा प्रणाली, इतने टेक्नोलॉजी उस आपके किताबों में रखे गए थे कि बोला जाता है कि ऐसे औषधियाँ थी ना कि आज तक वो औषधियाँ लोग नहीं बना पाए हैं। ठीक है, बहुत जादुई चीज़ें और टेक्नोलॉजी से युक्त चीज़ें वहाँ पे वर्णन था जिसे जला दिया। अब यहाँ पर उनकी जानकारी दिया गया है। ये जो जानकारी है आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाहों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है? कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाहों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है? हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। राइट आंसर दीजिए। लोथल जो है वो अपने प्राचीन शहर और बंदरगाहों, मतलब लोथल एक प्राचीन शहर है जो बंदरगाहों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लोथल आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। इसकी खोज 1954 में हुआ था और यह जो स्थित है साबरमती तट पर स्थित है। शहर और व्यापार मार्ग से जोड़ता है। ये जो बंदरगाह है ना वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है जो शहर को व्यापार मार्ग से जोड़ता है। अन्य जानकारी थी धोलावीरा शहर जो कि कच्छ में स्थित है और चिन्हदारो जो है वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है और यह स्थल जो है पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है और 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं? नेपोलियन जो कि यूरोप का एक बेहतरीन राजा
आप कह सकते हैं उसको अच्छा भी कुछ लोग बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, लेकिन उसका एक साम्राज्य जो ठसक जो था वो बहुत था। तो भारत के ऐसे कौन से प्राचीन राजा है जिन्हें नेपोलियन कहा जाता है? तो वो समुद्रगुप्त जी को बोला जाता है। अब देखिए, अब राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी को चिढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं? हिटलर बोल देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कहाँ और हिटलर कहाँ? ठीक है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त के को, लेकिन समुद्रगुप्त जी थे वो नेपोलियन से तो बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले इसके डिटेल्स को जान लेते हैं। नेपोलियन के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त के बारे में जान लीजिए। वह गुप्त वंश के चौथे शासक थे। गुप्त वंश के चौथे शासक थे जो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक अस्तित्व में थे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात है, जैसे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त 1, 2 द्वितीय, ये एक गुप्त वंश के राजा हुए, और एक है आपके मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जो इनसे भी 800 वर्ष पहले आप कह सकते हैं। 330 ईसा पूर्व में उन लोगों का आता है और ये 320 ईस्वी में आ रहे हैं। तो लगभग 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष के डिफरेंसेस है इनके और उनके शासनकाल में। तो ये आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, समुद्रगुप्त जो थे अपनी सैन्य विजय के लिए जाना जाते थे, और वह गुप्त साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार तक विस्तारित किए। समुद्रगुप्त ने कुछ प्रमुख सैन्य अभियानों में शक, योद्धे, मालवा और कुषाण जैसे राज्यों के शासकों की हार शामिल है। ये सब राज्य है ना, उन लोगों को समुद्रगुप्त ने हराया था। अब जानकारी देख लीजिए हर्ष के बारे में, कनिष्ठ के बारे में, अशोक के बारे में क्या क्या जानकारी दिया गया है। तो हर्ष जो है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय राज्य कनौज के शासक थे। 7वीं शताब्दी मतलब 600 के करीब 600 ईस्वी से 700 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल चला था। यह भारतीय राज्य कनौज के शासन थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के संरक्षण और विद्वानों और कलाकारों के समर्थन के लिए जाना जाता है। बौद्धिस्ट थे और बौद्ध का सम्मान करते थे, उनके कलाकारों को समर्थन देते थे। अब कनिष्ठ के बारे में जानिए। कनिष्ठ कुषाण साम्राज्य का एक शासक थे जो लगभग पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी तक मध्य एशिया और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में मौजूद था। यानी कि कनिष्ठ जो थे कुषाण साम्राज्य के शासक थे, और कुषाण साम्राज्य तो था पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी तक मध्य एशिया और उत्तरी भारत के हिस्सों में मौजूद थे। मध्य एशिया यानी कि कह सकते हैं हिमालय के ऊपर भी, हम लोग के ऊपर भी, या फिर उत्तरी भारत तक इनका वजूद था कुषाण साम्राज्य का। और 0 वर्ष से 390 वर्ष आप कह सकते हैं, उतना दिनों तक 399 वर्षों तक इनका शासन चलता रहा। वो भी बौद्ध के समर्थक थे। चौथी बौद्ध परिषद बुलाने के लिए उन्हें जाना जाता है। अब देखिए, अशोक जो थे मौर्य साम्राज्य के शासक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, यानी कि पोता थे, जो भारत में लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदिसार, अशोक, इन सबों को मिला करके इतना वर्षों तक ये लोग शासन किए थे। ईसा पूर्व की बात हो रहा है, यानी 0 वर्ष जो था ना, उससे भी पहले 322 से
185 वर्ष 0 वर्ष से पहले, 1 वर्ष से पहले की बात हो रहा है, अस्तित्व में था। उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने और अपने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म को फैलाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। इन्हें अहिंसा की नीति और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। तो ये सब चीज़ आपने अशोक जी के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन अशोक जी थे वो कुछ ऐसे आक्रमणकारी राजा हुए थे जिन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया। तो कलिंग जो कि उड़ीसा के जगह राज्य में लगभग पड़ता है, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे इन्होंने बहुत दिन तक आक्रमण तो किया, बहुत दिनों तक लड़ाई तो चली। और कलिंग के राजकुमार थे, उनका और अशोक की जो पुत्री थी उनका एक, मान सकते हैं वो दोनों एक दूसरे से प्रेम कर बैठे थे। कब? जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, यहाँ सारे राजाओं की हत्या कर दी गई, सारे पुरुष योद्धा थे उन लोगों को मार दिया गया, तो स्त्री लोग हथियार लेकर के अशोक से लड़ने के लिए बाहर आ गए थे। तो इसी मध्य जो कलिंग के राजकुमार थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने फिर से अशोक पे बहुत ही खतरनाक हमला किया, लेकिन वो लोग घायल थे। तो सैनिकों ने, अशोक के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना करके कारागृह में रखा। पाटलिपुत्रा मगध ले आए होंगे, उन्हें कारागृह में बंद किया। तो जो अशोक की पुत्री जो थी वो बहुत ही निर्मम तो नहीं कह सकते हैं, दयालु थी, ममतामयी थी। उन्होंने जो भी कुछ आपके एक मंत्री थे और कलिंग के राजकुमार थे, उन लोगों की सेवा की, उनका उपचार किया कारागृह में। तो एक कहानी उनका एक प्रसिद्ध है, ठीक है। वो कहानी आप लोग BA जो होता है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो पढ़िएगा। उसका हिंदी जो होता है कंपलसरी, उसमें दिया गया है वो कहानी, ठीक है। तो अशोक जो है इसी युद्ध के बाद बहुत ही अपने आप को दोषी समझने लगा कि सारे हत्याओं के पीछे मेरा हाथ है, और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, यानी कि अहिंसा को अपनाया। महात्मा गांधी जी भी अहिंसा के समर्थक करते थे, लेकिन अहिंसा जो है बौद्ध धर्म से आता है, और अशोक पहले अपना लिए थे। और अशोक के वक्त से ही बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत होने लगा। चाइना में पूरा बौद्ध धर्म फैल गया, साथ में श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। लेकिन ये जो ऐसा पीरियड था जहाँ पे हिंदुत्व का सनातन धर्म बहुत ही निम्न होने लगा। सारे राजाओं थे, जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो शिव जी की पूजा करते थे, लेकिन वो भी अंत के समय में बौद्ध के चीज़ों से प्रभावित हो गए थे, बिंदिसार। और अशोक जी ने तो बौद्ध धर्म ही अपना लिया था। तो भारत का हिंदुत्व धर्म जो था वो खतरे में चला गया था। कब? तो यही पीरियड में आप देख सकते हैं, 600 ईस्वी से लेकर के 300-350 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व तक ये पीरियड था। वहाँ पे बौद्ध का खूब प्रचार हुआ, हिंदुत्व का जो महिमा है वो कमने लगा। लेकिन फिर हमारे आए बहुत सारे ऋषि मुनि आए जिन्होंने सारे बौद्धिस्ट को परास्त किया, अपने शास्त्रास्त्र करके उन्हें परास्त किया, और फिर से भारत में हिंदुत्व और सनातन का झंडा को गाड़ा है। जिसमें से एक सबसे बड़े ऋषि बोला जाता है, महर्षि थे रविशंकर प्रसाद, ठीक है। तो उनको भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धौलावीरा निम्नलिखित में से किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? अब हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धौलावीरा है, वो किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा
जो सभ्यता है उसमें जो प्राचीन शहर मिला था धौलावीरा, उसका खोज किसने किया, वो किस राज्य में स्थित है, ये तो आपको बताया गया था। ये इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता मिला था। और ये जो स्थल है वो 4000 ईसा पूर्व का हो सकता है, अनुमान किया जाता है। गुजरात के कच्छ के महान रण में भचाऊ तालुका में धौलावीरा एक गांव है। और 2900 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व से इस स्थल का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ था। इस क्षेत्र के लोगों का मिट्टी के बर्तन और आभूषण बनाए जाते थे। मिट्टी से बर्तन भी बनाया जाता था, आभूषण भी बनाया जाता था। और धौलावीरा के लोगों ने क्या किया था, मिट्टी के ईंट से पत्थर की ईंट का प्रयोग किया था। मिट्टी के ईंट से पत्थर की ईंट का प्रयोग किया था। तो धौलावीरा में भवन के निर्माण के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल है। हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें सबसे बड़ा उत्खनन धौलावीरा का ही रहा है। यहाँ पे चौड़ी सड़कें और ज्यामितीय परिशुद्धता के साथ वास्तुकला देखी जा सकती है। मानसर और मनहर नदी पर बांध धौलावीरा के लोगों द्वारा बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लीजिए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे। जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की 4 महान सभ्यताओं में से एक है। यह सिंधु घाटी और गगनर हड़का के भाट के मैदानों के किनारे विकास हुआ था। यह दक्षिण सिंधु घाटी की जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, वो क्या है तो दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैला हुआ था, जो अब भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। मोहनजोदारो और हड़प्पा राजधानी शहर थे इसके, हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका 10वां और लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक और आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में जाना जाता है, जो डैश के समकालीन थे। चरक को भारतीय चिकित्सा और जनक और आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में जाना जाता है, जो डैश के समकालीन थे। कनिष्ठ, बिंबिसार, हर्यक, पुष्यमित्र। कनिष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्ठ के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखे हैं, देख लीजिए। कुषाण वंश का राजा था कनिष्ठ। ठीक है, और ये सारा जानकारी दिया गया है। चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, तो कुषाण वंश के राजा कनिष्ठ ने ही ये करवाए थे। उनके शासनकाल में ही ये चौथा बौद्ध का परिषद आयोजन हुआ था। फ्रेंड्स, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक जो थे वो कनिष्ठ ही थे। कब से कब तो 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक, यानी कि करीब करीब आप कह सकते हैं कि 3 और 20 यानी कि 23 वर्षों तक ये राजा बने रहे। और भी जानकारी है, पर हम लोग चरक के बारे में जानते हैं। जो चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक और तो चरक जो है वो आमतौर पर भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है और प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा और जीवन शैली की एक प्रणाली आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। देखिए, पुराने समय में जो भी चिकित्सा विकसित हुआ था, जीवन शैली जो आयुर्वेद से चलता था, उसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाले चरक थे। वह कुषाण वंश के राजा कनिष्ठ के समकालीन थे। कुषाण वंश के जो राजा था कनिष्ठ, उसके ही राजकाल में उसी समय के वो थे चरक। ठीक है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तर में मध्य एशिया के क्षेत्रों में शासन किया था।
ये भी एक शासन किए थे चरक। कहाँ पे किए थे तो देख लीजिए, उत्तरी भाग एशिया का, अफ़गानिस्तान और कश्मीर के क्षेत्रों में शासन किए थे चरक। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।